हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर केमिस्ट्री क्लब। आज मंडे है तो चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ख़त्म कर लिया है, जिसके मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए थे पार्ट बाई पार्ट, आधार 1 आधार 2 ऐसे करके। एंड देन आफ्टर मैंने उसका न्यूमेरिकल टाइप से बताया था कि कितने तरह के न्यूमेरिकल्स आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या क्या हो सकता है, वो सारा डिस्कशन कर चुका हूँ मैं। हाँ, अभी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने आधार मतलब हमारे जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया था। फिर हम लोगों ने प्रयास किया यानी क्वेश्चन लगाया। इसके बाद लक्ष्य में मैं आधार यानी कि आईटी एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसका भी मैं लेक्चर रिलीज़ करूँगा। लेकिन मैंने अभी आपको टाइम दे रखा है, जितना हो सके पहले सेल्फ आप सारे क्वेश्चंस लगाइए। कोई अच्छा स्पेशल क्वेश्चन मिलता है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और प्लस अगर किसी तरह का आपको लगता है कि अपडेट की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर विद अस नाउ। 11th का हमारा अगला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, आधार फर्स्ट। यू नो दैट आधार फर्स्ट मतलब फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ऑर्बिटल क्लास 11th, क्योंकि क्लास 11th के बैच को हम लोग अपना ऑर्बिटल नाम दिए हुए हैं, ठीक है। द क्वेश्चन इज मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये 11th के सेक्शन में अगर हम एनसीईआरटी बुक को अगर देख लें तो इस चैप्टर का नाम दिया गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपको नाम दिया जाता है आपकी बुक में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का कहने का मतलब क्या है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि आपको केमिस्ट्री में जो बेसिक टर्म्स होते हैं ना, जो केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स होते हैं वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने को कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअली देखो बात क्या है, केमिस्ट्री के बेसिक टर्म्स क्या हैं। जैसे देखो, आप 9-10 में कई बार ये सब वर्ड सुने होंगे, कॉन्सेंट्रेट, डाइल्यूट, है ना, ये सब वर्ड सुनते हो। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब आप वर्ड सुनते हो। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये इतने छोटे हैं, इतने टाइनी है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो आपने देखा ही, मैंने आपको बता रखा है कि ये कितने छोटे होते हैं, मतलब अनबिलीवेबल, हम आंखों से देख भी नहीं सकते। इवन दैट आप ऐसे समझो कि अगर हम एक ड्रॉप वाटर का भी ले लेना तो उसमें भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सो इतने टाइनी चीज़ों को हम लोग यहाँ कैलकुलेट करने के लिए बैठे हैं। अब बेसिकली क्या होता है केमिस्ट्री में ना, कि जैसे हम कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ कैलकुलेशन करेंगे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। तो मोल कॉन्सेप्ट हमें ये सिखाता है कि जितने टाइनी पार्टिकल्स हैं, जैसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इतने जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली इनको आप कैलकुलेट केजी और ग्राम में तो नहीं कर सकते। ऑब्वियस है भाई, इतने ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि इनको केजी ग्राम मतलब समझ रहे हो आप। मैंने क्या बोला, एक ड्रॉप वाटर में भी मिलियंस और बिलियंस वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो आप सोच के देखो कि एक केजी लाने में क्या होगा, समझ रहे हो आप। और ये इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप उसको कहीं पे ला करके एक केजी या ग्राम में तोल दो, जैसे सब्जियां तोलते हो मार्केट में, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर मेरे आंखों के सामने रख भी दिया तो भी हमें पता नहीं चलेगा कि है कि नहीं। सो दैट अ क्वेश्चन इज देयर कि यार इनको कैलकुलेट कैसे करें। हमें पता है कि हम लोग जैसे मास या किसी का वेट कैलकुलेट करना होता तो हम बेसिकली ग्राम या किलोग्राम के थ्रू चलते हैं, क्योंकि हमारा एसआई यूनिट हमारे पास है, जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। आपने पढ़े भी होंगे यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे मान लो लेंथ हो गया तो उसको मीटर में ले लेते हैं, मास हो गया तो केजी में ले लिया, टेम्परेचर है तो केल्विन में ले लिया, है ना, लुमिनस इंटेंसिटी है तो कैंडेला में ले लिया, करंट है तो एम्पियर में ले लिया, है ना, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। लेकिन उसी में एक यूनिट को और इंट्रोड्यूस किया गया था, द ओनली वन रीज़न कि बहुत टाइनी पार्टिकल्स अगर होंगे तो उन्हें कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल है हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा ना कि हमें एक रिलेटिव सिचुएशन जनरेट करना होगा, ठीक है। जैसे याद करो तो मीटर, हम लोग बोलते हैं ना, मीटर किसका है बताओ, यूनिट लेंथ का है। तो मीटर क्या है, एक रिलेटिव यूनिट है। क्यों? क्योंकि याद करिए पुराना डेफिनेशन जो हुआ करता था पहले, अब तो खैर चेंज हो गया। पुराने डेफिनेशन में ये कहा गया था कि भाई पैलेडियम और इरिडियम, इन दो मेटल के रॉड को मिला के एक एलॉय बनाया गया और उस एलॉय का एक रॉड बनाया गया है। उस रॉड में 2 मार्क लगा दिए गए हैं रूम टेम्परेचर पे, और कहा गया है कि उस मार्क के बीच का जो डिस्टेंस है वही 1 मीटर होगा। यानी दुनिया में जितने भी तुम 1 मीटर कैलकुलेट करते हो उसी मार्क के बीच का होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि यार हम अगर मान लो किसी शॉप में गए, बोला 1 मीटर कपड़ा काट के दे दो, तो वो बोलेगा कि अच्छा रुको मैं पहले वहाँ मतलब कि वहाँ फिजिक्स के जितने भी यूनिट्स हैं वहाँ पहले वहाँ जाऊँगा, वहाँ कैलकुलेट करके लाऊंगा 1 मीटर कितना होता, फिर तुमको ला के दूंगा। ऐसा तो होगा नहीं ना, ठीक है। सो दिस इज़ अ सिंपल थिंग कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम जो भी चीज़ कैलकुलेट करते हो एक पर्टिकुलर वे में करते हैं, कि मतलब मान लेते हैं कि इतना होगा। दैट इज़ द रिलेटिव टाइप ऑफ द थिंग, और इसी वजह से एरर आ जाता है। इसीलिए फिजिक्स में एरर भी पढ़ते हो, है ना।
ठीक है। सो कुल मिला के हमारा मोटो ये है कि भाई हर चीज़ को कैलकुलेट करने का, मेज़र करने का हमारे पास कोई ना कोई SI यूनिट अवेलेबल है। द क्वेश्चन इज इतने टाइनी पार्टिकल्स के लिए क्या किया जाए। तो देखो भाई, जब इतने टाइनी पार्टिकल्स हैं, जैसे एटम्स हो गया है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो आपने देखा ही है कि बहुत ही टाइनी होती है, इनको तो समझना भी बड़ा मुश्किल है, देखने की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, है ना, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं, ऐसे और भी। तो ये जो इतने छोटे छोटे हैं पार्टिकल्स, इतने टाइनी पार्टिकल्स हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखेंगे, उनको हम केजी ग्राम में तो कैलकुलेट करने से रहे, तो करें कैसे। तो इसके लिए एक फंडामेंटल यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे लेंथ के लिए मीटर इंट्रोड्यूस किया गया, केजी की मास के लिए केजी इंट्रोड्यूस किया गया, वैसे ही इसके लिए एक फंडामेंटल यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। एक फंडामेंटल यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था, भाई ये कैलकुलेट किस, ये जो फंडामेंटल यूनिट इंट्रोड्यूस किया इसका नाम रखा मोल। आप इसको मोल लिखो, देयर इज नो इशू। MOLE लिखो या MOL लिखो, चलता है, दोनों चलता है, ठीक है। हम लोगों के पास टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना, पहले जो गाने 4 या 5 मिनट के हुआ करते थे, आजकल 2-2 मिनट में खत्म हो जा रहे हैं। तो यू नो कि मोल है तो MOLE है, तो मोल भी लिख दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो जो फंडामेंटल यूनिट हमें दिया गया वो क्या दिया गया, मोल, ये दिया गया। क्वेश्चन है कि इससे कैलकुलेट क्या करेंगे, तो इससे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सब्सटेंस क्या हो सकता है, तो सब्सटेंस में कुछ भी हो सकता है। सब्सटेंस में एलिमेंट्स हो सकते हैं, सब्सटेंस में कंपाउंड हो सकता है, सब्सटेंस में ये टाइनी पार्टिकल्स हो सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर कंपोज्ड बाय एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। सो अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट से कंपाउंड को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है, जो कि एक्चुअली बहुत छोटे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो एलिमेंट्स और कंपाउंड को जब तुम कैलकुलेट करोगे, तो भाई इनको कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि जिससे ये कंपोज्ड हुए हैं उनके बारे में भी आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है ना यार, जिसके बारे में मतलब जिनसे ये लोग मिलकर बने हुए हैं एटम, मॉलिक्यूल, आयन से, इनका कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो फिर इनका कैलकुलेट करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। डन। सो दिस इज अ सिंपल थिंग कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक नया कॉन्सेप्ट यूज दिया गया कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम मोल नाम का एक यूनिट इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, ठीक है। सो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब ये सब्सटेंस क्या है, तो एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट में पाया जा सकता है। और चूंकि जितने भी हमारे आसपास हैं, सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, कोई भी एलिमेंट हो कोई भी कंपाउंड हो, ये सब इन्हीं लोगों से कंपोज्ड है। तो बेसिकली अगर आप एलिमेंट कंपाउंड को कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब आप इनको भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो मोल हमारा है एक फंडामेंटल यूनिट है, जिसकी वजह से या जिसकी सहायता या जिसकी हेल्प से वी कैन इजिली कैलकुलेट द टाइनी मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स लाइक एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लाइक दैट, ठीक। सो मोल के बारे में एक सिंपल डेफिनेशन हमारे सामने आ गई। डन है। तो अगर आपसे कोई पूछता है ना कि 1 मोल, या आपसे कोई पूछे मोल क्या है, तो आप वो तुरंत मत बता दिया करो कि मोल 6.022 10 की पावर 23 है, नहीं, वो बात की बात है यार, वो चीज़ें बाद में आएंगी। पहला तो क्वेश्चन ये कि मोल को हम जस्टिफाई कैसे करें, वाई मोल, हम मोल को पढ़ते ही क्यों हैं। अब जैसे आज आपसे कोई बोले वाई लेंथ, तो लेंथ एक डिस्टेंस को जस्टिफाई करता है, इसलिए हम लेंथ को पढ़ते हैं। वाई मीटर, वाई सेंटीमीटर, वाई किलोमीटर, तो दीज आर द यूनिट्स फॉर दिस। तो वैसे ही फंडामेंटल यूनिट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज इन अ मोल फॉर्मेट। मतलब अगर आप एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड को आप कैलकुलेट करोगे तो उसको आप हमेशा मोल वर्जन में यूज करोगे, या मोल वर्जन में लिखोगे, या मोल वर्जन में बताओगे, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मोल, तो नाउ यू कैन से दैट कि मोल इज द फंडामेंटल यूनिट थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द टाइनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। ओके, सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन फॉर द मोल। क्लियर है। मतलब यहां से स्टार्ट कर सकते हो लोगों को समझाना कि भाई मोल क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर जैसे आप मान लो कि जैसे हमने मीटर की बात की, लेंथ का यूनिट मीटर है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट में, तो सर हमें मीटर की एक डेफिनेशन दी गई। हमने बताया ना पैलेडियम और इरिडियम के रॉड को मिक्सचर करके एक अलॉय बनाया गया, उसमें 2 मार्क लगा दिए गए और बोला इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दुनिया में कहीं पर भी वो 1 मीटर होगा। तो आप देखो ना सर यहाँ पर भी एक रिलेटिव बनाया गया है ना,
हर एक जगह पर। जैसे मान लो कि 1 kg क्या है, तो कहते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर का एक लीटर वाटर का जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 kg के बराबर माना गया है। तो ये सब चीज़ें पहले पुरानी हुआ करती थोड़ी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड हुई है डेफिनेशन से, ठीक है। लेकिन फिर भी जो पुरानी थी हम उनके हिसाब से भी अगर हम सोचें तो क्या है कि kg हो, चाहे लेंथ में मीटर हो, चाहे एम्पियर करंट हो, हर चीज़ का एक रिलेटिव स्टैंडर्ड बना दिया गया है और उसी को हमें फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। तो वैसे ही अगर मोल भी हमारा फंडामेंटल यूनिट है तो इसके लिए भी कोई ना कोई स्टैंडर्ड बनाया गया होगा, करेक्ट, क्योंकि विदाउट स्टैंडर्ड हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। डन है। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि बाकी जो फंडामेंटल जैसे मीटर है, तो 1 मीटर का हमें एक रिलेटिव कंडीशन बता देगा कि 2 मार्क है पैलेडियम इरिडियम के रॉड के, उसमें बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 लीटर वाटर ले लो, उसका जो वेट आ जाए 4 डिग्री पे वही उसका 1 kg होगा। तो उस तरह से हम हर चीज़ को एक रिलेट कर पा रहे हैं किसी चीज़ से। तो वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मोल आप कैलकुलेट करोगे, जिससे हम लोग इतने टाइनी पार्टिकल्स कैलकुलेट करने वाले हैं, इनका भी एक रिलेटिव सिचुएशन जनरेट करना होगा जिससे हम अंदाजा लगा सके कि एक मोल को हम किससे रिलेट करेंगे। भाई कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड तो चाहिए होगा। भाई हम भी अगर मान लो एग्जाम दे रहे हैं, तो हम मान लो 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, मुझे पता है मेरा 12th बोर्ड का एग्जाम 100 मार्क्स का है, तो वहाँ पर भी एक रिलेटिव पैरामीटर लगा दिया कि 33 मार्क्स आएगा, दैट इज द स्टैंडर्ड मार्क्स, उससे नीचे रहेगा तो फेल हो जाओगे। तो फेल और पास जो आप बनाते हो वो कैसे बनाते हो, रिलेटिव स्टैंडर्ड से बनाते हो। तो वैसे ही अगर आप kg ले रहे हो या मीटर ले रहे हो तो भी एक रिलेटिव स्टैंडर्ड से बना ही हुआ है। तो भाई मोल का रिलेटिव स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इस पर बहस शुरू हो गई। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब इस पर बहस शुरू हुई तो हुआ क्या, देखिए। तो जब इस पर बहस शुरू हुई मोल को लेकर के, तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उसी में से एक नाम थे प्राउस्ट, ठीक है। कई लोग उनको प्राउट बोलते हैं लेकिन एक्चुअली प्राउस्ट नाम था, जेल प्राउस्ट उनका नाम था। तो उन्होंने एक बार पता है, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताया भी था शायद, कि उन्होंने एक परिकल्पना यानी इमेजिनेशन किया कि दुनिया में जितने भी एटम है ना, सब हाइड्रोजन से बने हुए हैं, ठीक है। पता है ऐसा क्यों था, क्योंकि उस समय लोगों का यही मानना था कि हमारे नेचर में ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट है तो वो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में एग्जिस्ट है। तो जब मोल के लिए एक रिलेटिव स्टैंडर्ड बनाने की बात चल रही थी, तो लोगों के दिमाग में जेल प्राउस्ट के स्टेटमेंट की वजह से यही आ गया कि यार हाइड्रोजन को ही क्यों ना स्टैंडर्ड बना लिया जाए। जब ये नेचर में सबसे ज़्यादा है तो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बना के पढ़ो, तो जो हम हाइड्रोजन में कैलकुलेट करेंगे उसी का स्टैंडर्ड बना के बाकी एलिमेंट को भी कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो ऐसा हुआ, तब हाइड्रोजन को भाई स्टैंडर्ड बनाने की बात चली कि इसी को हम मोल का अपना स्टैंडर्ड बना लेंगे। बट द इशू इज दैट कि जब हाइड्रोजन की बात आई तो हाइड्रोजन का हम लोगों ने मास कैलकुलेट किया। तो जब हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट हुआ बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड का मतलब हो गया कि मतलब फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको कैलकुलेट किसने किया था, तो ऑस्टिन ने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। ये ऑस्टिन वही है जिन्होंने पहली बार हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया था, ठीक है। तो ऑस्टिन ने पहली बार फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट किया। तो इनको जो हाइड्रोजन का मास मिला ना, जो इनको हाइड्रोजन का मास मिला वो अप्रोक्सीमेटली 1.000548 मिला। ये हाइड्रोजन का इनको मास मिला। ऐसे ही इन्होंने हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट किया केमिकल मेथड से। तो इसको कैलकुलेट किया था ब्रिज और मेंजल ने, ठीक। तो ब्रिज मेंजल के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट हुआ वो अप्रोक्सीमेटली 0.00579 इतना आया। ये सब आपको मतलब याद बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो द क्वेश्चन इज, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या कि मोल का कैसे हुआ। तो भाई हाइड्रोजन बोला गया था, हमने सोच लिया था तो हमने ऐसा किया। लेकिन बात क्या हुई कि जब लोगों ने हाइड्रोजन को अपना स्टैंडर्ड बनाने का सोचा टू कैलकुलेट द मोल या टू कैलकुलेट द टाइनी पार्टिकल्स लाइक एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, तो माना ये गया कि भाई साहब हाइड्रोजन के मास को निकाल लेते हैं। अब चूंकि जब हाइड्रोजन का मास को निकाला ऑस्टिन ने बाय द फिजिकल मेथड और बाय केमिकल मेथड निकाला ब्रिज और मेंजल ने, तो जब कैलकुलेट किया इसको, तो देख रहे हो आप यहाँ पर, आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो, आई होप सो, कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ हाइड्रोजन का मास यहाँ ये है और यहाँ हाइड्रोजन का मास यहाँ ये दिख रहा है। अब क्वेश्चन ये कि सर इनमें गैप आ रहा है, देखिए आप आ रहा है, दोनों में डिफरेंसेस है ना। अब आपको सर इतना तो नेग्लेक्ट कर देते नहीं,
हम बहुत ही टाइनी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो उसमें हम हर नेग्लेक्ट करने वाला सिचुएशन वो तो हम सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि जब हम इतना डेप्थ लेवल पे इतना एनालिसिस कर सकते हैं, इतने टाइनी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहाँ पर इतना छोटा सा डिफरेंस को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन इज कि सर फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड से हाइड्रोजन का मास तो डिफर आ रहा है, तो अगर हम हाइड्रोजन को अपना स्टैंडर्ड बना लें तो फिजिक्स वाला पता चला फिजिकल जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले जो फिजिसिस्ट हैं उनके लिए फिजिक्स वाला बोलेगा कि अरे इसका हाइड्रोजन का मास इतना, केमिस्ट्री वाला बोलेगा इसका इतना। अगर इसको स्टैंडर्ड बना लें तो उसके हिसाब से दुनिया के जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाएंगे तो भाई हाइड्रोजन को ही तो मान करके बाकी एलिमेंट का भी मास वास निकलेगा। तो बार बार आपको फिजिकल केमिकल मेथड में अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब आप जस्ट इमेजिन अबाउट दैट कि केमिस्ट्री वाला बोले कि भाई 1 मोल कार्बन ये होता है और फिजिक्स वाला बोले कि 1 मोल कार्बन ये होता है, दोनों में डिफरेंसेस आ गए। अब दोनों में जब डिफरेंसेस आ गए तो चूंकि ये तो क्या है, एक यूनिट है ना, फंडामेंटल यूनिट है, तो ये चेंज नहीं हो सकता, ये हर जगह एक पर्टिकुलर वे में काम करना चाहिए। जैसे हम लेंथ मीटर में लेते हैं, केमिस्ट्री में भी तो फिजिक्स में भी मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में ले सकते हैं, तो दोनों जगह सेम चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि स्टडी में किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन का मास लेते हैं तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होना तय है। तो इस वजह से हाइड्रोजन के मास को डिनाई कर दिया गया कि नहीं, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन माइंड कि सर वैसे ही हाइड्रोजन को जब नहीं बनाया तो फिर किसको? तो फिर लोगों को लगा यार एक काम करते हैं, ऑक्सीजन को बना लेते हैं। भाई ऑक्सीजन क्या है कि हम लोग उसी से ब्रीथ कर रहे हैं, दुनिया में इतनी पॉपुलेशन ऑक्सीजन की वजह से ही है, तो ऑक्सीजन एक्सेस लेवल पर अवेलेबल होगा तो कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन में भी सेम प्रॉब्लम कि इसका फिजिकल मेथड से मास 15.967 आता है और केमिकल मेथड से इसका जो मास आता है 15.98 आता है। यहाँ भी डिफरेंस आ जाता है, तो जिसकी वजह से अगर इसको स्टैंडर्ड बना लें तो प्रॉब्लम आएगा कैलकुलेशन करने में। तो हम यानी सारे के सारे साइंटिस्ट ऐसे एक एलिमेंट की तलाश में थे जो कि हर जगह एक परफेक्शन के साथ रहे, जिससे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे कैसा भी हो, कैलकुलेशन हमेशा हमारा स्ट्रिक होना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी चीज़ों को विजुलाइज करना ईजी हो जाएगा और चीज़ों को कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक बंदा आता है जिन्होंने सबसे पहली बार डिफाइन किया एक चीज़। देखो, कहा कि कार्बन को ना, कार्बन का एक आइसोटोप आएगा 12। कार्बन का कौन सा आइसोटोप बच्चों? 12, ठीक है। तो कार्बन का एक आइसोटोप ले लो 12। यू नो दैट आइसोटोप्स क्या होते हैं? नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो कार्बन का एक क्या ले लिया? आइसोटोप्स ले लिया बेटा। आइसोटोप्स क्या होते हैं सर? देखो, जैसे होता है क्या ना, ये कार्बन है तो कार्बन के 3 वर्जन पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ये मास 12, 6 14 और 6 13, ठीक है। अब यू कैन सी हियर कार्बन के एटॉमिक नंबर सेम है ना, ये तो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता रखा है कि नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ यू कैन सी हियर एटॉमिक नंबर सबका सेम है। व्हाट डू यू मीन बाय द एटॉमिक नंबर? मीन्स एटॉमिक नंबर डिपेंड ऑन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स नंबर, करेक्ट। तो जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो सेम है, यहाँ भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है। बट द मास आर डिफरेंट। ये देखो मास अलग अलग आ रहा है। मास डिफरेंट होने का मतलब, तो सर आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रखा है कि मास किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन में कुछ इधर उधर हो रहा होगा, करेक्ट है। तो ऐसे लोगों को ना एक दूसरे का आइसोटोप्स कहा जाता है। तो जिनको नहीं पता था आइसोटोप्स, वो मैंने बता दिया। व्हाट डू मीन बाय आइसोटोप्स? एटॉमिक नंबर सेम बस बट एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट, ओके। तो इन्हीं कार्बन के इतने वर्जन हमारे नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कार्बन 12 वर्जन को ले लिया गया और कहा गया कि हम लोग इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे। व्हाई? ऑनली यू नो दैट फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, दोनों मेथड से इसका भी मास निकाला गया था, बट इट रिमेन्स सेम फॉर द फिजिकल एज वेल एज द केमिकल मेथड। तो चूंकि दोनों मेथड से सेम आ गया, तो ऐसे में ये कॉमन सेंस हो गया कि भाई इसको स्टैंडर्ड बना सकते हैं, इसको हम फिजिक्स वाला या केमिस्ट्री वाला दोनों बंदे मिलकर यूज करेंगे तो कोई कंफ्यूजन क्रिएशन नहीं होगा। सो दिस इज द परफेक्शन। अब समझ में कार्बन 12 लिया क्यों गया था? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज 12 ही क्यों, 14 13 क्यों नहीं? तो देखो 14 13 जो बाकी हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव वो लोग होते हैं जो लगातार डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं। तो जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, उसको अपना स्टैंडर्ड तुम कैसे बना सकते हो? ठीक है, चलिए। सो कार्बन 12 को हमने अपना स्टैंडर्ड बना लिया। फिर सबसे पहले दिमाग में आई बात कि अगर हमको कार्बन को अपना स्टैंडर्ड बनाना है तो सबसे पहली चीज़ है कि कार्बन के हमको एक एटम का मास पता होना चाहिए। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी लगा करके कार्बन के एक एटम का मास कैलकुलेट किया गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने प्रूफ किया था कि इंडिविजुअल एटम कैन एग्जिस्ट।
तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा मतलब कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा टाइप का होता है जिससे हम एक एक एटम को आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कार्बन 12 के एक एटम का मास कैलकुलेट किया गया। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास यानी 1 एटम मास, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे एक का मतलब क्या होता है, यूनिट ही तो होता है। तो यूनिट मतलब 1 और एटॉमिक मास दैट्स अ सिंपल थिंग। तो सबसे पहले दिमाग में आया कि भैया एक एटम के कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास निकाला जाए। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है सर निकालना। कैसे? तो सिंपल मैथ्स लगा देंगे। कैसे लगा दोगे? तो एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट फॉर्म में एटॉमिक मास यूनिट को क्या बोलेंगे बताओ हम लोग, AMU। ठीक है, सिंपल मैथ्स लगा देंगे। आप बताओ सर कितने का मास निकाला? एटॉमिक मास यूनिट कितने एटम के मास की बात करता है? तो एक एटम के मास की बात करता है। ठीक है, तो कार्बन का टोटल मास कितना है? 12। यू नो दैट कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो सर हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। AMU यही तो होना चाहिए, बोलो। सिंपल मैथमेटिक्स है ना भाई। टोटल 12 में है ही हमारे पास मास, उसमें से एक एटम का मास निकाल लो। यही तो AMU कह रहा है भाई। AMU क्या कह रहा है? AMU कह रहा है 1/12 मास ऑफ अ कार्बन एटम इज कॉल्ड AMU। और मैंने भी यही बोला कि भैया एक एटम का 12वां हिस्सा आप निकाल रहे हो। तो भैया ये जो कार्बन 12 है इसका टोटल मास तो 12 होता है ना भाई साहब, तो उसका एक हिस्सा यानी 1/12 पार्ट। तो भाई कार्बन 12 है तो उसका अगर एक पार्ट निकाल देंगे तो दैट इज अ 1। श्योर। तो AMU बड़ा सिंपल हो गया ये तो सर, कि हर सिंपल तो हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको कैलकुलेट कैसे करें, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। सो देखो भाई, कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है कि 1/12 तो कर दिया, क्यों क्या पता है, और मास ऑफ 112 कार्बन एटम, यही तो करना है। अब यहां पर हमने बोला कि बाय द हेल्प ऑफ द अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑब्जर्व किया। किसने किया? तो तुमको मैं ये भी बता दे, एक्चुअली में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक कार्बन के एटम के मास को कैलकुलेट करने का जो पूरा क्रेडिट जाता है ना, वो एवोगाड्रो को ही जाता है बेसिकली। ठीक है, वैसे किया तो अदर साइंटिस्ट ने था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, केवल एक एटम, ठीक है, एक एटम का मास हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे तो 12, ये तो कार्बन 12 एटम है, तो कार्बन 12 का मतलब कार्बन का मास 12 ग्राम है, उसमें बहुत एटम होंगे, लेकिन एक एटम का मास हम फिलहाल निकाल रहे हैं, उसमें कितने एटम हो वो भी पता करेंगे। तो एक एटम का मास निकाला गया एक्सपेरिमेंटली, तो आया 1.99 × 10⁻23। ये देखिए ग्राम, दिस इज द मास ऑफ द 1 कार्बन एटम। ठीक, तो कार्बन के एक एटम का मास देख रहे हो आप, 1.99 × 10⁻23। यू कांट इमेजिन अबाउट दिस ऑल्सो। अरे यार, एक एटम का मास इतना छोटा, ऑब्वियसली, क्योंकि कार्बन का, भाई कोई भी कार्बन का एटम या दुनिया का कोई भी एटम हो यार, उसको देख पाना असंभव है। मैंने तो एटॉमिक सिस्टम यही सब देखा है कि एटम को तो आंखों से देख ही नहीं सकते भाई। एटम क्या था, डाल्टन ने बोला था दुनिया का सबसे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। तो आप जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का कंपैरिजन की बात करो, उसको आंख से कैसे देख सकते हो भाई? माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप उसको प्रॉपर्ली नहीं देख पा रहा था, तो मास इतना कम आना था, नो डाउट। ठीक है, तो यानी मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो हमने निकाला हुआ, एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ है। ठीक है, यहां तक डन। अब सर एक मास आ गया, कार्बन के एक एटम का मास आ गया, तो इसे इसको पुट कर देते हैं। ये ना बोला गया मास ऑफ 1 एटम कार्बन 12? हाँ सर, यही तो बोला गया है। सो नाउ कैलकुलेट दिस यार, तो बताओ तो यहाँ क्या आ जाएगा। सो एटॉमिक मास यूनिट यानी एक एटम का मास, तो क्या आ जाएगा 12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, कितना निकाला 1.99 × 10⁻23। सही है। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो इफ यू कैलकुलेट दिस, तो 12 1 जा 12 ही आएगा ना, और 12 1 जा 12 आएगा तो कितना हो जाएगा 12 7 19 12 98 72 1.66 × 10⁻24 ग्राम। यू कैन सी हियर, ये देखिए आ गया, आ गया। यानी दिस इज द ऑलवेज द टर्म। आज के बाद आपको यही बोलना है 1 AMU, है ना,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AMU? और AMU को ना कई लोग याद रखना U भी बोलते हैं, हालांकि U बोलने का रीज़न है यूनिट केवल बोल दिया, यूनिट से पता चलता है कि केवल एक की बात हो रही है, तो केवल एक एटम की बात हो रही है, याद रखिएगा ये चीज़, इसलिए यहाँ पर U भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो U या AMU स्टैटिंग कंप्लीटली डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यानी कि एक एटम का मास, यूनिट यानी एक, तो एटॉमिक मास मतलब एटम का मास और यूनिट मतलब 1, तो एक एटम का मास, और इसीलिए इसको शॉर्ट में U भी बोलते हैं, U स्टैंड फॉर द यूनिट, ओके। तो एक एटम का मास हमारे पास परमानेंटली कितना आ गया, तो हमारे पास एक एटम का मास परमानेंटली आ गया 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, करेक्ट। एंड यू नो दैट हमने कार्बन 12 को अपना स्टैंडर्ड बना रखा है, तो जैसा कार्बन 12 बिहेव करेगा, जो भी कार्बन 12 से रिलेटेड हम काम करेंगे, जैसा कार्बन 12 बिहेव करेगा वैसे ही दुनिया के बाकी एलिमेंट भी बिहेव करेंगे, क्योंकि ये कार्बन 12 बाकी एलिमेंटों के लिए बन चुका है स्टैंडर्ड। तो जितना आप कार्बन 12 को अच्छे से समझ लो, बाकी एलिमेंट को समझना उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे पैलेडियम और इरिडियम के रॉड के एलॉय के रॉड के 2 मार्क के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, वैसे आवाज के बाद हमारे लिए भी कंफर्म हो गया कि अगर कार्बन के एक एटम का मास AMU वैल्यू ग्राम में इतनी होती है, तो दस वी कैन से नाउ आज के बाद कि भैया ऑक्सीजन का अगर एक एटम के मास की बात करूँ तो भी हम AMU में यही बोलेंगे, ग्राम में यही बोलेंगे, ठीक है। सो ये बात आज के बाद आपको दिमाग में बैठा लेना है, डन। तो एक AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम kg, अगर उसको kg में ले जाओगे तो 10 की पावर -27 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये AMU के हमारा पूरा फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि धीरे धीरे हम कहाँ पहुँच रहे हैं, है ना। हम एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर चुके हैं। तो कार्बन का या दुनिया का कोई भी, अब आज के बाद हमें इतना पता चल गया कि भैया AMU वर्ड अगर कहीं दिखाई दे रहा है या U स्टैंड फॉर यूनिट, तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम कहा जाएगा, डन। और जब तक ये AMU वर्ड किसी के साथ लगा होगा, ये हमेशा कितने एटम की बात करेगा, 1 एटम की। इट इज ओनली डिफाइन द 1 एटम, दैट्स इट, ठीक है। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट कि हम यहाँ पर AMU का एक तरह का मास है, तो AMU का अगर देखें तो एक एटम में आपको पता है कि एटम का मास किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, डन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समेशन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जितने नंबर होंगे वो तो आप काउंट कर लोगे तो पता चल जाता आपको। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन, ठीक है। तो प्रोटॉन का समेशन, सर प्रोटॉन का नंबर कैसे निकलता है, तो ऑल ऑफ यू नो दैट प्रोटॉन नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये तो बताने की जरूरत है नहीं, सबको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन नंबर वही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, ठीक है, न्यूट्रल एटम के लिए। और जबकि न्यूट्रॉन अगर निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, तो सर देखो ना, एटॉमिक मास जो होता है, किसी भी एटम का मास जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है बताओ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे। तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, सही है। और हर एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको पता ही ऊपर की तरफ लिखा रहता है, तो एटॉमिक मास में से उसका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन नंबर माइनस कर दीजिए तो न्यूट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा। तो बहुत आसान चीज़ें ये सब। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किसी भी एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब चूंकि AMU एक एटम की बात कर रहा है, तो एक एटम में जो भी प्रोटॉन वहाँ होगा और जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन वहाँ होगा उनका सम ले लोगे, और उसको अगर ग्राम में लिखना है तुम्हें तो तुम इतने का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि AMU में ग्राम में कन्वर्जन में इतना आता है, 1 AMU बराबर इतना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्यों आता है वो भी बता दिया, ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज आई टेक वन एग्जांपल है, मान लो हमने 1 एटम कार्बन 12 ले लिया, तो कार्बन 12 मतलब आपने ये लिया ना 612, ठीक है। ये इसका एटॉमिक मास और ये इसका एटॉमिक नंबर है। सो कैन यू टेल मी हाउ मच प्रोटॉन है, 6, हाउ मच न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन 6, डन। तो अब इनको टोटल ऐड कर दें तो आ जाएगा 12, तो इसीलिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 बोला जाता है, यू कैन सी हियर, ठीक है। अब ये 12 क्या, तो यहां वर्ड यूज करोगे AMU। सर हम 12 AMU क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास, यानी एक एटम का मास हम यहां पर कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो एक एटम का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समेशन के बराबर होती है, पहले से पढ़ते हो आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता रखा है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन करेंगे तो टोटल उसका मास आके बाहर आ गया, लेकिन ये किस में आया है, AMU में आया है। बट इफ आई वांट टू कैलकुलेट इन द ग्राम देन व्हाट हैपेंस सर, तो whenever you want to calculate the AMU into gram, then you have a relation AMU equal to 1.66 10 to the power minus 24 gram. So you can easily convert the AMU into gram
by the multiplication of 1.66 10 to the power minus 24 gram, because you know that here EMU means 1.66 into 10 to the minus 24 gram. You can easily calculate and get the answer in a gram. That's it. तो यानी कि एक एटम कार्बन का जो मास ग्राम में निकालोगे वो इतना आएगा, ठीक है, 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। डन। और यू कांट बिलीव कि जब आप 12 का मल्टीप्लाई 1.66 से करते हो ना, तो बताओ कार्बन के एक एटम का मास ग्राम में कितना आएगा? 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23, उतना ही आ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली वो निकाला गया था कि एक कार्बन के एटम का मास 1.99 स्पेक्ट्रोस्कोपी से 1.99 10 की पावर माइनस 23, और ये मैं प्रूफ भी कर रहा हूँ कि जब आप ग्राम में ले जा रहे हो तो इसका मतलब जो EMU का वैल्यू हमने निकाला बिल्कुल परफेक्ट निकाला है। सही है। अब EMU अगर हम निकाल लेते हैं तो उसी एटम के मास को अगर ग्राम में निकालना होता तो यू कैन इजीली कैलकुलेट, देन यू कैन गेट द 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। दैट्स द वे। हो गया प्रूफ, एवरीथिंग इज प्रूव्ड नाउ। करेक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम कार्बन के एक एटम का मास EMU में लेते हैं तो प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर के समेशन की वैल्यू को हम EMU बोलते हैं, क्योंकि वो एक एटम के मास को जस्टिफाई करता है। ठीक है। लेकिन अगर उसको ग्राम में लेना है तो यू वी नो दैट कि एक EMU हम लोगों ने इतने ग्राम निकाला हुआ है, तो अगर उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इतने का मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करते 12 में कार्बन के, तो 1.99 10 की पावर माइनस 23 ग्राम आ जाता, जो कि कार्बन के एक एटम के मास के बराबर ही था। बिल्कुल परफेक्टली प्रूव्ड हो गया। ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग जिसकी मैं बात कर रहा था। तो जब भी आप EMU लिखते हो या कहीं पर भी न्यूमेरिकल में आपको EMU दिया गया है, तो आप समझ जाइए कि वो जो भी एटम है, मतलब जो भी एलिमेंट है, उसका एक एटम की बात हो रही होगी, और उस एक एटम में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनके समेशन को EMU कहा जाता है। एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, लेकिन उसका मास EMU में, नॉट इन अ ग्राम। ठीक है। क्योंकि एक एटम का मास है तो एक एटम का मास प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर के समेशन के बराबर होता है। बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट द EMU इनटू ग्राम, देन यू हैव अ रिलेशन, देन यू कैन कन्वर्ट इट। अब आज के बाद तुम दुनिया में किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास ग्राम में निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसा अगर कार्बन कर रहा है ना तो दुनिया का हर एलिमेंट ऐसा करेगा। सिंपल है। हमने तो एक EMU जो निकाला, इतना निकाला ग्राम, किसके लिए निकाला? कार्बन 12 के लिए निकाला। लेकिन मैंने क्या बोला था, कार्बन 12 को क्या बना दिया गया? रिलेटिव स्टैंडर्ड बना दिया गया है। तो इसका मतलब है कि अब दुनिया के हर एलिमेंट पे आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा इस तरह से मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने में, क्योंकि बहुत बेसिक डिटेल के साथ लेके जा रहा हूँ आपको, ताकि न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम ना है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत लोगों को थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो आप समझिएगा अगर स्टार्टिंग से अच्छे से, तो कोई समझ दिक्कत नहीं आएगी। बस शर्त है कि सारे आधार लेक्चर हमारे आप ध्यान से देखिएगा तब। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, सपोज आई हैव ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, मास 16, ऑल ऑफ यू नो दैट। इफ आई वॉन्ट टू नो द मास ऑफ द वन कार्बन एटम, मास ऑफ, सॉरी कार्बन एटम कह रहा हूं, ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। ठीक है। ओनली वन ऑक्सीजन एटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एटम का मास तो EMU में निकालते हैं। तो EMU का मास कैसे निकलता है? तो उसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कैन यू टेल मी द प्रोटॉन? सर एटॉमिक नंबर 8 के बराबर है, और न्यूट्रॉन तो मास माइनस प्रोटॉन यानी 8। डन। सो 8 प्लस 8 आ गया 16 EMU। ये देखो सही है बच्चों, मैंने यही किया था कार्बन के साथ भी। तो एक एटम का मास EMU में 16 EMU, तो ग्राम में कितना होगा सर? तो हम ग्राम में निकालने की बात कर रहे हैं। तो 16 तो EMU ग्राम के लिए 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। सर इसका मल्टीप्लाई क्यों किया आपने? क्योंकि ये कार्बन के लिए था, तो आपने ऑक्सीजन क्यों कर दिया? मैंने बोला ना, रिलेटिवली हम कार्बन को स्टैंडर्ड मान के पढ़ रहे हैं, तो हमको हर जगह ये चीज़ अप्लाई करना ही है, और ये मजबूरी है। आप कोई भी फंडामेंटल यूनिट उठा लो, किलोग्राम, लेंथ वेंथ कुछ भी उठा लो, मीटर वीटर जो भी, सबका कोई ना कोई रिलेटिव स्टैंडर्ड बना के रखा गया। वैसे मैंने इसका बना लिया। ठीक है। अब अगर आप 16 इंटू इतना करते हो, जो भी कैलकुलेट करने से आएगा वो ऑक्सीजन के एक एटम के मास के बराबर होगा। और यू कांट बिलीव, ऑक्सीजन का मास जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला गया तो अप्रॉक्सीमेटली इसके मल्टीप्लाई के बराबर ही निकला था। इससे पता होता है कि कार्बन के स्टैंडर्ड को बनाना बिल्कुल सही था, सही डिसीजन था, जिससे हम हर एलिमेंट को कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली सही कैलकुलेट कर पा रहे हैं, एक्यूरेट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है। सो नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So how to convert EMU into gram and gram into EMU, you know now? Sure. And also you know that कि what is EMU and what is gram. फर्क है दोनों में, करेक्ट? चलो। ओके सर, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट थिंग? तो देखो भाई, हमारा पहला मोटो ये था कि भैया इतने टाइनी पार्टिकल्स हैं तो इनको कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि किलोग्राम ग्राम में होते नहीं हैं। तो कहाँ से हम चले, कहाँ पहुँच गए? नाउ द क्वेश्चन इज कि सर कार्बन के एक एटम का मास जो होता है, ठीक है, वो 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम आया, तो वो आपने EMU को ग्राम में कन्वर्ट करके भी दिखा दिया, और EMU को ग्राम में एग्जैक्ट डिफरेंस बता दिया आपने क्या करना है। ठीक है सर। सो नाउ द क्वेश्चन इज सर, जो हम सुनते हैं ना कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23, सर कहाँ से आया सर ये?
हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अभी भी हमारा वही है कि हम अभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करते हैं तो उसके यूनिट हमारे पास मोल है, और मोल का वैल्यू हमारे पास कोई नहीं है। अभी हम खाली एक एटम का मास एमयू में जानते हैं और उसको ग्राम में कन्वर्ट करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। तो अब सर ये क्या है सर, ये जो मोल वोल वाली वर्ड होते हैं क्या है सर? तो ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताऊं, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लेने पर दुनिया का कोई भी, कार्बन 12 का तो ले रहे हो लेकिन कार्बन 12 स्टैंडर्ड है तो दुनिया का कोई भी, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लेने पर इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास। सही है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 एटम। ये एक एटम के मास को बताता कि नहीं बताता? बोलो हाँ या ना? यस सर, बताता है। पक्का ना? यही बताता है। तो एमयू यानी एटॉमिक मास यूनिट, एक एमयू यानी एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसका मतलब कि 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम एक एटम को डिफाइन कर रहा है, और कर भी रहा है, मैंने प्रूव भी किया अभी आपको। तो एक एटम को डिफाइन कर रहा है। तो सर मैं चाहता हूं 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मच एटम, ये बता दो। चलो, अगर इतने ग्राम में एक एटम होता है सर आपके कॉन्सेप्ट से, तो 1 ग्राम में कितने एटम सर आप ये बता दो खाली बस। तो हमने कहा ठीक है। तो 1 ग्राम में पूछा भाइयों, क्या करें बच्चों, क्या करें? तो इतने ग्राम में एक एटम मास है, तो इतने ग्राम में कितना? तो 1 बाय सही किया मैंने? करेक्ट। If I want to calculate this, then we get 6.022 10⁻⁻23। अरे सर ये तो मैजिक हो गया, इसी की तो बात चल रही थी। हाँ, यानी कि एमयू का जो एटम का सबसे छोटा है, मतलब एक एटम, एक सिंगल एटम का जो मास होता है ग्राम में, उसमें एक एटम होता है, क्योंकि दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, वो एक एटम को डिफाइन करता है। तो हमने 1 ग्राम में एटम निकाल, 1 ग्राम का नंबर ऑफ एटम बता दिए, तो 1 ग्राम में एटम इतना आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद किसी भी एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल, है ना, कोई भी कंपाउंड, करेक्ट, दुनिया का कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड अगर पर ग्राम जाता है, पर ग्राम मतलब पर 1 ग्राम, तो पर 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम जो वहां पर आएंगे वो 6.022 10⁻23 आएंगे। अब चूंकि ये कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड बना के निकाला गया है, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज बी अ स्टैंडर्ड वैल्यू एवर। इसीलिए मैंने बोल दिया कि दुनिया का कोई भी एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जैसे एलिमेंट या एटम है तो उसका क्या निकालते हो? एटॉमिक मास निकालते हो। मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, है ना। तो जो भी है अगर उसको ग्राम टर्म में लिख रहे हो तो डेफिनेटली वहां पर नंबर ऑफ एटम इतना आ जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, यहां से पता चल रहा है। सही है, करेक्ट है। सो तब जाके ये डेफिनेशन जस्टिफाइड हुआ कि अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज 1 मोल, व्हाट इज 1 मोल, तो बोला गया 1 मोल इज द वैल्यू यानी स्पेसिफाइड वैल्यू विच इज डिफाइंड 6.022 10⁻23 एंड इफ 1 मोल इज द स्पेसिफाइड वैल्यू एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म इज 6.022 10⁻23, जो यहां पर आया है तो किसका आया है? तो हम कार्बन 12 की बात कर रहे थे, उसके एटम का ग्राम में हमने जब निकाला तो इतना एटम आया है। तो इसका मतलब हम इसकी डेफिनेशन अब हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड बाय 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम known as 1 मोल। ये लीजिए, आ गया 1 मोल का परफेक्ट डेफिनेशन। भाई यहां से एक बात पता चला ना कि तुम इतने ग्राम इज इक्वल टू 1 एमयू तो कार्बन 12 से प्रूफ कर दिया और वो स्टैंडर्ड बन चुका है परमानेंटली। तो हमने कहा कि उसी एटम का ना 1 ग्राम ले लो यार, तो 1 ग्राम में कितने एटम आ जाएंगे?
हम जब इतना ग्राम ले रहे हैं तो इतना एटम आ रहा है, तो इतना लेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। तो इसका मतलब है कि पर ग्राम की बात करो ना, 1 ग्राम मतलब पर ग्राम। तो दुनिया का कोई भी एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, ग्राम में लेना, तो उसमें इतने एटम आ जानी चाहिए। डन। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड बाय 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 एटम्स नोन एज द 1 मोल। दैट इज सिंपल थिंग। सही है, करेक्ट है, श्योर। तो 12 क्या बता रहा है यहाँ पे, आपको तो पता है, आप लोग तो फिजिक्स पढ़ते ही हो। तो ये जो 12 ग्राम है बच्चों, ध्यान दो, ये जो 12 ग्राम है बच्चों, 12 क्या बताता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन कार्बन में। और ग्राम विच इज डिफाइंड 1 ग्राम एक्चुअली, और 1 ग्राम में एटम कितना होता है, इतना। तो टोटल 12 ग्राम में वही ना हुआ भाई। आपने क्या किया, जो एलिमेंट या मॉलिक्यूल है उसका खाली पर ग्राम में निकालना है आपको, यानी उसको पर ग्राम लेना है। तो टोटल तो 12, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, उसको मैंने ग्राम में ले लिया। तो ग्राम में ले लिया तो एटम इतना आ जाना चाहिए, आ गया। गलत क्या है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग, जो आपने देख लिया बहुत आसानी से, और 1 मोल की डेफिनेशन भी जस्टिफाई कर दी। अब चूंकि कार्बन 12 से ही ये सारी चीजें बनी हुई हैं, तो कार्बन 12 जैसा कर रहा है वैसा ही दुनिया का हर एलिमेंट, मॉलिक्यूल, सब कुछ वैसा ही होने जा रहा है। और इससे आपके पास आज के बाद ये कन्फर्म हो गया कि भैया दुनिया में कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, अगर उसको ग्राम में तुमने गलती से ले लिया ना, तो उसमें एटम 6.022 10 की पावर 23 आएगा। और इसके ये चूंकि एक स्टैंडर्ड वैल्यू बन चुकी है, तो इसी को 1 मोल कहा गया। इसी को क्या कहा गया बताओ, 1 मोल कहा गया। और इस नंबर को ट्रिब्यूट दिया गया एवोगाड्रो को, और इसको रिप्रेजेंट किया गया, N स्टैंड फॉर नंबर, A स्टैंड फॉर एवोगाड्रो। दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर फॉर एवर, ठीक है। इसीलिए आपको मैं एक बात बता दूं, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, ये जो 6.022 दिख रहा है ना, ये एक ऐसा नंबर था जिसने दुनिया बदल के रख दी। लिटरली दुनिया बदल के रख दी, समझ लीजिए आप। क्योंकि आप दुनिया के कोई भी एटम मॉलिक्यूल को कैलकुलेट कर पाओगे यार, अब क्या चाहते हो तुम, जिसको तुम देख भी नहीं सकते। इसी वजह से इनको ट्रिब्यूट दिया गया एवोगाड्रो के नाम से। और दूसरी बात आपको बताऊं कि जो 6.022 दिख रहा है ना, तो कई ऐसी कंट्रीज हैं जो एवोगाड्रो को ट्रिब्यूट देने के लिए 22 और 6 मंथ कौन सा होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होता है। तो 22 जून को अपने यहां नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करती है, या उसको फेस्टिवल की तरह मनाती है। तो 22/6 का मतलब सर देखो ना यार, इस नंबर में 22 आ रहा है और 6 आ रहा है। दिस इज द ट्रिब्यूट टू एवोगाड्रो, या दिस इज द ट्रिब्यूट टू दिस नंबर विच इज नोन एज 1 मोल। ऐसे बहुत कंट्रीज करती हैं। इवन दैट आपको पता अमेरिका क्या करता है, अमेरिका एवोगाड्रो के डेट ऑफ बर्थ के दिन, मतलब जो भी डेट ऑफ बर्थ का डे होता है उनका, उसमें 6.02 AM से लेकर के 6.02 PM तक हॉलिडे डिक्लेयर करती है। इतना सम्मान मिलता है वहाँ पर ऐसे साइंटिस्टों को। हमारी कंट्री में भी इसकी ज़रूरत है, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा दिख नहीं रहा। आपको भी पता होगा, कई को तो ये भी नहीं पता कि हमारे भाई देश में साइंटिस्ट है कौन साइंटिस्ट क्या करता है, नहीं पता किसी को, है ना। अभी कुछ दिनों से नीरज चोपड़ा फेमस हो गए, आई रिस्पेक्ट हिम, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो हमारे लिए लाए, और हम बहुत प्राउड फील करा रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारी कंट्री ऐसी है ना, मतलब कि एक बार कुछ हो गया तो उसके पीछे लग जाने वाले, और फिर उसको कुछ दिनों बाद भूल जाने वाले, है ना। तो इसी वजह से ना बहुत सारे साइंटिस्ट हैं हमारे कंट्री में भी, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। इसीलिए हमारे जो साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट बेसिकली बाहर चले जाते हैं, वहाँ साइंटिस्टों को रिस्पेक्ट मिलता है यार। तो इसलिए साइंटिस्ट वहाँ इंस्पायर होकर के बहुत सारे काम करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर साइंटिस्ट जो होते हैं, जो नोबेल प्राइज से विनर होते हैं, वो फॉरेनर होते हैं। द रीज़न इज सिंपल, आप कोई काम करोगे तो इंस्पिरेशन चाहिए ना आपको यार। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब जो आप वीडियो देख रहे हो मेरा, तो आप लोगों को बता रहे हो यार ये चैनल अच्छा है, आप उससे जोड़ रहे हो, लोगों को उसके साथ जोड़ रहे हो। उसके बाद आप उसको लगातार उससे मतलब आप कंटिन्यू उसके लेक्चर्स देख रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो, आप मतलब आप उसके बाद 2 साल बाद आपको पता चला कि यू गॉट सेलेक्टेड, और आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क्स अटेंड किया, तो आप हमारा नाम हमेशा याद रखोगे और लोगों को भी इसके बारे में बताओगे। तो ये चेन बनती चली जाती है। लेकिन हमारे कंट्री में फिलहाल ऐसा होता नहीं है। दिस इज द रीज़न, ठीक है। तो ये है, आपको थोड़ा सा ये साइड जीके जनरल नॉलेज बता दिया, ठीक है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द नंबर, यही वो नंबर है जिसकी हमें तलाश हुआ करती थी।
अब आज के बाद 1 मोल का मतलब ये होने वाला है। अब 1 मोल अगर इतना है तो इसका मतलब अब ये हम भूल जाओ कि 1 मोल में तुम ले क्या रहे हो। तुम 1 मोल में गधे ले लोगे तो भी इतने ही गधे होंगे, घोड़े ले लोगे तो भी इतने ही घोड़े होंगे, 1 मोल में तुम बनानास ले लोगे इतने ही बनानास होने वाले हैं, 1 मोल में साइकिल ले लो इतने ही होंगे, 1 मोल में तुम इंसान ले लो इतने ही होंगे। बात समझो, हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वो 7.9 बिलियन के आसपास है, जो अभी भी इसके बराबर नहीं है। और जबकि 1 मोल बहुत छोटा नंबर है। 1 मोल क्या है? 12 ग्राम कार्बन एटम जितना एटम कंटेन करता है। तो बताओ हम लोगों की क्या वैल्यू है यार, क्या औकात है हम लोगों की, बताओ। एक छोटा एलिमेंट इतना पावर लेके बैठा है, तो सोच नहीं रहे साइंस कितना डेप्थ हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द नंबर नाउ। तो अब आज के बाद 1 मोल में गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी पूछ ले यही होने वाला है। जैसे 1 डजन का मतलब 12 होता है ना, अब उस 1 डजन में तुम 12 कुछ भी ले सकते हो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, जो मना 1 डजन मतलब 12 ही है, तुम्हें पता है ये बात। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा, चाहे तुम यहाँ नाप लो और चाहे अमेरिका में जाके नापो, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ही होगा। तो वैसे ही 1 मोल अगर आज के बाद होगा तो इतना ही होगा। अब वो 1 मोल में तुम दुनिया का कोई एलिमेंट ले लो, दुनिया का कोई एटम ले लो, दुनिया का कोई मॉलिक्यूल ले लो, दुनिया का कोई आयंस ले लो, दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, इतने ही होने वाले हैं। डन? करेक्ट? तो आई होप आपको थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होगे कि सर कार्बन को स्टैंडर्ड बना के आपने ये नंबर निकाल डाला और इसको आपने स्टैंडर्ड बोल दिया बाकी एलिमेंटों के लिए, तो अब ये इजी हो गया तुम लोगों के लिए कि अब कुछ भी होगा आप इसी को याद करोगे। ठीक है, चलिए, तो इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.022 10 to the power 23। हालांकि इसको कैलकुलेट करने का जो वो है एवोगाड्रो, उसको जस्टिफाई किया नहीं जाता है। एवोगाड्रो ने कैलकुलेशन नहीं किया था, लेकिन एवोगाड्रो ने कुछ चीज़ें की थी जिसकी वजह से इनको ट्रिब्यूट दिया गया। ये भी एवोगाड्रो ने एटम्स मॉलिक्यूल्स के कैलकुलेशन बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, इटालियन साइंटिस्ट था ये। फाइन, सो ये क्लियर हो गया सर, मोल समझ में आ गया। अब देखो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम रखा गया था, तो उसमें बेसिक चीज़ों को लेके चलना था। तो एटम मॉलिक्यूल्स सबसे बेसिक होते हैं, तो उनका कैलकुलेशन कैसे करें, तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो इसलिए मैंने शुरुआत कहाँ से की, इसी से की है। इसीलिए अभी जो हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट में जिस सेक्शन को पढ़ रहे हैं, मोल को पढ़ रहे हैं, है ना, एटम मॉलिक्यूल आयंस के कैलकुलेशन को पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने चैप्टर का नाम रखा है मोल कॉन्सेप्ट। तो आप ये समझ लीजिए कि मोल कॉन्सेप्ट इज जस्ट अ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, सर 1 मोल आ गया, अब आगे क्या? तो देखो, अभी तुमको क्या पता चला कि तुम दुनिया का कोई भी एलिमेंट ले लो, है ना। अब सर एलिमेंट ले लो या दुनिया का कोई मॉलिक्यूल ले लो। अब एलिमेंट तो सर एटम से मिलकर बनता है, सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट क्या होता है बताओ? सेम काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। ये तो सबको पता होगा ये बात, है ना। कोई भी एलिमेंट, आयरन हो, कैल्शियम हो, सोडियम हो, ऑल दीज आर द एलिमेंट्स। और इन एलिमेंट्स के अंदर जो एटम होंगे, जैसे सोडियम है तो सोडियम के अंदर सोडियम के ही एटम होंगे, उसमें पोटेशियम के एटम नहीं घुसे होंगे। इसीलिए मैंने लिखवाया कि ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट्स। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि भैया जो भी एलिमेंट होगा वो एटम से मिलकर बना होगा, करेक्ट। और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दुनिया का कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल कुछ भी ले लो, अगर ग्राम में ले गए तुम, पर ग्राम, 1 ग्राम पर ग्राम में, तो कितना आ जाएगा? 6.022। तो इसका मतलब अगर एटम के मास को हम ग्राम में कंसीडर कर लें, किस में कंसीडर कर लें? ग्राम में, तो ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। यानी आपने एटम के मास को ग्राम में ले लिया, तो ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। और आप मुझे बताओ, जब आप ग्राम में ले लेते हो, तो कितने आए थे? 6.022। तो तुमने ग्राम में क्या लिया है? एटम्स लिए हैं। तो इसीलिए यहां पे आ जाएगा ग्राम एटॉमिक मास बराबर नंबर ऑफ एटम्स। और वो कितना आ जाएगा बताओ? एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 to the power 23। वो तो प्रूव्ड है कि 1 ग्राम में हम लोगों ने कितना निकाला था? 6.022, इतना एटम होता है। अब दुनिया का कुछ भी हो ग्राम में लोगे तो उतना ही आएगा। तो तुमने ग्राम एटॉमिक मास लिया तो नंबर ऑफ एटम उसमें इतना आ गया, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल की बात करूं, अब तूने मॉलिक्यूल का मास भी ले लिया ग्राम में, किसमें ले लिया? ग्राम में, तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बच्चों।
अब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर बोल दिया तो बताओ इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? अरे भाई ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम हो गया तो मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल होगा, और क्या होगा भाई साहब? अरे मॉलिक्यूल जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन होंगे बेसिकली, है ना। अब अगर मॉलिक्यूल के अंदर एटम आएगा तो एटम ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल को ग्राम में ले रहे हो तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा बताओ? नंबर ऑफ उसमें क्या मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिर से कितना हो जाएगा? एवोगाड्रो। बोल तो दिया, ग्राम में तुम कुछ भी ले लो, एवोगाड्रो, सिंपल फंडा। मॉलिक्यूल लिया मॉलिक्यूल है, एटम लिया एटम है, इलेक्ट्रॉन लोगे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन लोगे प्रोटॉन है, गधे लोगे गधे हैं, सब कुछ एवरीथिंग। जब तुम ग्राम में कैलकुलेट करते हो तो उतने ही नंबर में वो चीज आ जाएगी सामने तुम्हारे, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? डन। सो मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स या एटम्स का कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, हम अपनी बात कर रहे हैं कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं क्या करूं, एटम को कैलकुलेट करना हो या मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करना हो, मैं उसको ग्राम में लेना पसंद करूंगा, क्योंकि उससे एवोगाड्रो नंबर का हमें हिसाब किताब पता चल जाएगा। करेक्ट, सही है। अब ग्राम एटॉमिक मास यानी एटम का मास ग्राम में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी एटम का मास ग्राम में, ठीक है। इसी को आप मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हो ना, इन 1 मोल। क्या बोलते हो? इन 1 मोल। करेक्ट भाई, सिंपल है ना। मॉलिक्यूलर मास इन 1 मोल, तो 1 मोल कब आता है? जब ग्राम लगता है, सिंपल है। तो नाम बदलता रहेगा यार। तुम्हारे दिमाग में क्या घुस गया? ग्राम में कुछ भी ले लेंगे ना सर हम, तो उसमें वो जो भी चीज़ हम लेंगे सर वो उतना ही होगा, 1 मोल होगा। समझ नहीं सर, हम तो 1 किलोग्राम मार्केट से मछली खरीद के लाए तो उसमें तो इतनी मछलियाँ नहीं मिली, कहाँ गया? एवोगाड्रो के बराबर। तो तुम फिर बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो। मछलियाँ तुम्हें आँख से दिखती है ना, मछली एटम है क्या? ये किसकी बात चल रही है? एटम की, आयन की, मॉलिक्यूल की। तो ये गधों वाली बातें मत करना, ठीक है। और दूसरों को भी करने से मना करना, ठीक है। चलिए, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन है कि सर मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं, है ना। मॉलिक्यूलर मास हम निकालते कैसे? ग्राम में निकालेंगे तो बात की बात, पहले बताओ मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो भाई? सॉरी, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सिंपल। अरे भैया, जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो किससे बना होगा? एटम से बना होगा। तो उन एटम के मास को जोड़ दीजिए तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल फंडा है। मैं इतना बेसिक लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूँ ना कि बच्चा चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, आराम से समझेगा ये सब। करेक्ट है ना। जैसे एग्जाम्पल दो ना सर, तो एग्जाम्पल लो भाई। जैसे मान लो ये H2O वाटर लिया मैंने, ठीक है। दिस इज H2O इज अ मॉलिक्यूल। Why sir it is molecule? Because it is composed by 2 hydrogen atoms plus 1 oxygen atoms. This is atom of hydrogen and this is atom of oxygen. Am I clear? So this is composed by 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom, and when atoms combine with each other then it is defined molecules. Okay? तो मॉलिक्यूल का है। अब सर इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। तो क्या बताया? सम ऑफ एटॉमिक मासेस। तो जो भी एटम्स है ना उनके मास निकाल दो। तो जैसे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और बेटा बच्चों 1 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन के एटम है। तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास सबको पता होगा 1, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का मास बच्चों 16, है ना। कैसे निकाले 16? याद है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम 16 ही था, है ना। सर मान लो हमको बहुत सारे, ये तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो ईजी है सर करना, बड़े बड़े एलिमेंट दे देगा तो सर उसका टेंशन मत लो। जब एटॉमिक मास की बात आएगी ना तो आपको न्यूमेरिकल में आपको एटॉमिक मास गिवन होता है, अगर बड़े एलिमेंट हुए तो
ठीक है। और वैसे भी हमारे लेक्चर में धीरे धीरे आपको चीज़ें मैं बताता जाऊंगा कि एटॉमिक मास कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। सो ज़्यादा कहीं भी पैनिक आपको करना ही नहीं है यार। तो 2 1 जा 2 और 16 1 जा 16, देन इट विल गिव 18, इट इज 18। ओके डन। अब ध्यान से सुनो सर, ये तो 18 है ना, ये तो 18 है। तो सर ये 18 जो है, अगर मैं इसको u लिख दूं, u, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ u सर? एटॉमिक मास यूनिट वाला। लेकिन देखो सर, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है ना, वो एटम को मास को डिफाइन कर रहा है। एटॉमिक मास यूनिट किससे होता रहा है? एटम के मास को बता रहा है ना सर। यहां तो सर मॉलिक्यूल लिए है, तो इसीलिए हमने मॉलिक्यूल में यहां u लिया है, ठीक है। इसको U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉलिक्यूलर मास बोला गया है। यूनिफाइड मतलब ओनली फॉर वन, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। AMU आप यूज करना एटम के पर्पस के लिए और U आप यूज करोगे मॉलिक्यूल के पर्पस के लिए। तो बताओ अगर U और AMU में कोई फर्क है क्या सर? नहीं, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है सर। क्यों कोई फर्क नहीं है? यू कैन सी ना, AMU कितने एटॉमिक मास को बताता है? एक एटम के मास को बताता है। तो U क्या बताता है? यूनिफाइड मॉलिक्यूलर मास, मतलब ये भी एक मॉलिक्यूल के मास को यून बना रहा है, जो कि ग्राम में नहीं है। समझ में आ रहा है? श्योर? पक्का? अब इसी यूनि को अगर ग्राम में ले जाना है, तो देखो मैंने पहले बताया था U एंड AMU बोथ आर approximately same. Approximately मतलब क्या? exactly same. The difference is only AMU defined for the atom and U defined for the molecule. लेकिन दोनों एक ही चीज के लिए होगा। अगर एटॉमिक मास बोल रहा तो एक एटम के मास के लिए, U बोल रहा तो एक मॉलिक्यूल के मास के लिए। और एक AMU या एक U हमेशा 1.66 इंटू 10⁻24 ही रहने वाला है। ये चेंज नहीं होने वाला। बिकॉज ऑफ वाई? क्योंकि स्टैंडर्ड लिया गया है कार्बन, और वो सबका बाप है, सबके साथ मतलब सबको रिलेट करना है उससे। कुल मिला के ये है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हमारा कार्बन है, तो हमको उसी की तरह चलना है। तो चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे एटम हो, कुछ भी हो, हमको वही करना है। तो कैन यू टेल मी इफ आई वांट टू कैलकुलेट इन द ग्राम, देन हाउ कैन बी? 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दैट्स अ वे टू डिफाइन दिस इन ग्राम। वही पुराना तरीका। फर्क इतना कि ये मॉलिक्यूल था, फर्क इतना है कि ये मॉलिक्यूल था, लेकिन फिर भी मैंने सारे पुराने तरीके अप्लाई किए क्योंकि कार्बन हमारा स्टैंडर्ड है। सो आई होप बच्चों एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है? तो उनके एटम के मास को सम कर देते हैं। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल लेके जा रहे हो तो U डिफाइन करना मत भूलें, जो कि एक यूनिफाइड मॉलिक्यूलर मास बताता है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द ग्राम, देन यू कैन मल्टीप्लाई 1 AMU और 1 U इक्वल टू 1.66 10⁻24। यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई एंड गेट द ग्राम लाइक एटम्स। तो हम यहां जो भी कर रहे हैं वो एटम के जैसे ही तो कर रहे हैं मेरे भाई, करेक्ट। तो एटम मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस रहा नहीं, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड कौन है? सबका मालिक एक, कार्बन 12। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम दुनिया के कुछ भी ले आओ, सबका मालिक एक, ठीक है। डन। अच्छा, अब इसमें एक नई तुमको जादू दिखाते हैं, देखो। मतलब आप समझ रहे हो, जो भी चीजें मैं मैथमेटिकली बोल रहा हूं वो प्रूफ भी करता चला जा रहा हूं मैथमेटिकली। जो भी बोल रहा हूं मैं आपको ध्यान से देखिएगा। चलो बच्चों एक बात बताओ यार मुझे ध्यान से, ठीक है। एक तरफ एटम लेते एक तरफ मॉलिक्यूल लेते, दोनों में कैलकुलेशन सेम ही करके दिखाते तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ सबके लिए सही है। बच्चों ये बात बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास कितना है? 16 है, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो हो गया वो कितना हो गया? 16 हो गया, सही है। यही तो मास बताता, तो इसका मास कितना हो गया? 16 AMU हो गया, सही है ना बच्चों। 16 AMU कैसे है पता है ना? प्रोटॉन 8 है और न्यूट्रॉन कितना होगा? तो मास माइनस प्रोटॉन, तो ये 16 माइनस 8 8, तो 8 8 16 हो गया। ये एक एटम है, AMU लिखा तो एक ही एटम होगा। इफ आई कन्वर्ट इनटू द ग्राम, तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ओके। सो एटॉमिक ऐसे ये एटम ये लिया तुमने, मास ऑफ 1 एटम, करेक्ट बच्चों। मास ऑफ 1 एटम किसमें? AMU में। और ये बच्चों क्या है? मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। बच्चों अभी हमने वाटर लिया, बताओ
कितना आया था 18U। ये क्या बता रहा है कि वाटर नाम का एक मॉलिक्यूल है, उसका एक मॉलिक्यूल का मास 18U, U यानी यूनिफाइड मॉलिक्यूलर मास। यू नो दैट ना, फॉर द मॉलिक्यूल वी कैन यूज U। ओके, तो ये क्या बता रहा है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन U समझ गया, यूनिफाइड। सो नाउ टेल मी, अगर इसको मैं ग्राम में लेना चाहूँ तो 18 इंटू 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम, ये क्या बता रहा है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डन। अब देखना जादू, सब सेम है ना अभी तक। सर इफ आई मल्टीप्लाई ऑल दिस डाटा into 6.022 10 to the power 23, then what happen? Again here I can, if I multiply for this molecule also, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो कि मॉलिक्यूल्स और एटम सबका कैलकुलेशन सेम ही हो रहा है। सही है, बताओ इसको मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ, इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, बोलो। सर 1 ग्राम एटम का जो कार्बन का निकाले थे उसमें नंबर ऑफ एटम इतना था, तो अगर आप नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में आ जाना चाहिए। यस, करो मल्टीप्लाई। 1.66 6.022 10 की पावर 23 10 की पावर -24, -24 प्लस का 23 तो -1 बचेगा, और 16 6 96 और 1 यानी 16 1.6 इंटू 6.00 हो जाएगा तुम्हारा 6। अरे 1 ही आ रहा है यार, ये तो 1 ही आ रहा है। यहाँ देखें, अरे यार ये तो फिर वही सर, यहाँ भी तो सेमी मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 आ रहा है सर, ये देखो। अरे वाह, मज़ा आ गया सर। क्या मज़ा आया बताओ, क्या मज़ा आया बताओ। अरे सर देखो सर, AMU में तो आपने लिया एक एटम, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसमें मल्टीप्लाई किया। अगर आप इतने एटम का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना सर, तो इसका मतलब आप इसको किस में लेना जा रहे हो, आप एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास में जा रहे हो, यानी एटम को आप ग्राम में लिखने जा रहे हो। करेक्ट है ना, क्योंकि इतना एटम तो सर 1 ग्राम में ही हो सकता है ना, तो इसका मतलब इतने का मल्टीप्लाई करके आप 1 ग्राम में एटम निकाल ले रहे हो, यही ना कर रहे हो सर आप। तो ये 1 ग्राम में एटम इतना होता है, तो अगर इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के बाहर आएगा, ग्राम में उसका वैल्यू। अरे सर 16 ग्राम, ओके ओके। और 16 ग्राम क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है। आगे समझ में, यानी कि आपने जब 16 ग्राम किया ना, तो ग्राम करने का मतलब है कि ग्राम यहाँ तभी आएगा जब 1 ग्राम में कितना एटम होता है, 6.022 10 की पावर 23। ये मल्टीप्लाई किया तब जाके इतना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यार दुनिया के किसी भी एटम में अगर इतने नंबर आएंगे ना, इतने नंबर ऑफ एटम होंगे, तभी उसका जो मास आएगा वो ग्राम में होगा। परफेक्ट 16 ग्राम। 16 AMU मतलब एक एटम इन AMU, 16 इंटू 1.66 10 की पावर -24 ग्राम, एक एटम का मास ग्राम में। तो एक एटम का मास ग्राम में, तो बताओ इतने एटम का मास ग्राम में कितना, तो इतने एटम का मास इतना, और यही एटम का एटॉमिक मास होता है ग्राम में, जिसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अच्छा यहाँ सर जो मॉलिक्यूल था ना, हाँ एक मॉलिक्यूल U में इतना, ग्राम में इतना, तो एक मॉलिक्यूल का मास सर ग्राम में इतना आ रहा है ना, तो इतने मॉलिक्यूल अगर उसमें ले लें तो कितना हो जाएगा। ओके, और 18 क्या है, इसका है मॉलिक्यूलर मास, तो यानी मॉलिक्यूलर मास ये क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। अच्छा सर, तो थोड़ी देर पहले आप यही तो बोल रहे थे कि अगर एटम का मास ग्राम में लेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास, जिसमें नंबर ऑफ एटम में से 1 मोल होगा। और सर अभी आप थोड़ी देर पहले ये भी बोले थे कि जब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर, उसमें भी नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल होगा वो इतना ही होगा। और ये बात मैंने प्रूफ कर दी, इतने मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई किया तो इतना देखो आ गया उसके मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। इतने एटम का मल्टीप्लाई किया तो ये देखो उसके एटॉमिक मास के बराबर आ गया ग्राम में। दैट्स द वे टू डिफाइन ऑल दिस थिंग्स। तो ये मैंने बोला था ना कि दुनिया के किसी भी एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास ले लोगे, एटम का मास ग्राम में ले लोगे तो उसमें इतने एटम होंगे। मॉलिक्यूल भी अगर तुम ग्राम में ले ले तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो उसमें इतना ही मॉलिक्यूल होंगे। सो नाउ इट इज क्लियर दैट कि दुनिया में एटम लो, मॉलिक्यूल लो, आयंस लो, इलेक्ट्रॉन लो, प्रोटॉन लो, अगर ग्राम में ले रहे हो तो हमेशा एवोगाड्रो नंबर होने वाला है। सिंपल, समझ में आ गया? पक्का? ऑल ऑफ यू आर एग्री विद दिस? श्योर? So this is the simplest way to define the mole format। और ये एक ऐसा टॉपिक था जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, इतना डिटेल में कर दिया कि अब आपको मोल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, ये एक मोल क्या है, एक एटम क्या है, वो क्या,
पूरा प्रॉपर डिफाइन, पूरा डिफाइन कर दिया हर एक चीज। ठीक है, डन, पक्का। तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। ठीक है, अगर आप एक एटम लेते हो किसी भी एलिमेंट का तो ग्राम में इतना AMU मतलब एक एटम को इस तरह से डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर उसी एटम को अगर 16 ग्राम ले लेते हो उसके एटॉमिक मास के बराबर, तो उसके एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में आएगा तो उसमें इतना एटम आ जाएगा। सेम केस मॉलिक्यूल में भी है। तो जब मॉलिक्यूल और एटम दोनों चीज़ें सेम ही केस फेस कर रहे हैं तो ऐसे हमें अगर आइडिया लग गया कि भैया दुनिया में जितने हमारे केमिकल कंपाउंड है वो सब एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, और उन्हीं से आयंस बनते हैं, उन्हीं के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, सब में यही चीज़ लगने वाला है, सब में यही चीज़ लगने वाला है, कन्फर्म। तो अब आपका एक माइंड क्लियर हो गया ना कि हमें इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को जब करेंगे हम, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से जो हमारे दिमाग में हमेशा बस गए, और लिटरली लिख के ले लो आप मेरे से, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आज वाला आपके दिमाग में बस गया ना, तो मोल कॉन्सेप्ट के वो न्यूमेरिकल्स जो आईटी मेंस में, आपके स्कूल के एग्जाम्स में 11th में, या फिर आपका नीट का पेपर जो हो गया उसमें, बिट सेट में, इस बेसिक कॉन्सेप्ट के दम पर आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा ना, इसी को थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करेंगे अलग अलग वे में ना, अब देखोगे कॉन्सेप्ट में यही पकड़ के रखने वाला हूं, आप भी ऐसे ही करोगे, कॉन्सेप्ट यही पकड़ के रखोगे, वो भले क्वेश्चन को किसी भी तरह से मोल्ड करे, हमें अपना बेस पकड़ के रखना है बस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये आप लिख के ले लो मेरे से, और हमें किसी फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये बात याद रखिएगा। मैक्सिमम लोग कहते हैं ना कि ये फॉर्मूला पकड़ लो, ये फॉर्मूला ले लो, कोई फॉर्मूला नहीं लेना है हमें, हमारा बेस क्लियर है ना, दैट्स अ सफिशिएंट। और बिलीव मानिए अगर आपका बेस क्लियर होगा और आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल को समझ के कर पाओगे। नहीं तो जो फॉर्मूले के चक्कर में रहते हैं ना, उनके साथ पता प्रॉब्लम क्या होता है, फॉर्मूला है तो उनके दिमाग में एक चीज घुस जाता है कि अगर मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल है तो फॉर्मूले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बस, क्योंकि वही फॉर्मूला, उसको 2-3 फॉर्मूले याद है, वही लगाने की कोशिश करता है। बट द इशू इज दैट कि मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल आप 90% न्यूमेरिकल जो होंगे विदाउट फॉर्मूला ही यूज करके ही लगाया जा सकता है, हर जगह फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं भी आपको उस तरह से प्रिपेयर नहीं करूंगा कि आपके पास कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया, अब पता चला फॉर्मूला पढ़ के गए थे, मैंने पढ़ाया कि ये फॉर्मूला पढ़ के जाओ, तुम गए पढ़ के, पता चला उस फॉर्मूले को लगाने पे भी क्वेश्चन हमारा सही नहीं आया, -1 हो गया अलग से। तो बेटर है कि हम फॉर्मूले पर डिपेंड ना हो। फिजिकल के और भी चैप्टर्स हैं जो फॉर्मूले पर डिपेंड होंगे, मैक्सिमम होते हैं एक्चुअली में, लेकिन ये एक अकेला ऐसा चैप्टर है जो कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, बेस कॉन्सेप्ट, वो भी बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं, रॉकेट साइंस, बहुत नॉर्मल सा। और वो नॉर्मल सा जो था उसको मैंने आज पहले लेक्चर में कवर कर दिया। अब बिलीव मानिए एक दिन का आप पूरा टाइम लेके इसको अच्छे से रिवाइज करिए प्रॉपरली। वेडनेसडे को आपसे मिलते हैं इसी के आधार लेक्चर 2 में, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि इन्हीं बेस कॉन्सेप्ट को पकड़ के अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल कैसे टैकल किए जाते हैं, इवन दैट आईटी लेवल के भी। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एक लेक्चर आपको दे दिया, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके बैठिएगा, कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिएगा। बस अगले लेक्चर में देखिएगा मजा कि इस कॉन्सेप्ट से आप कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो जो आप सोच भी नहीं सकते, और वो भी विदाउट फॉर्मूला। तो जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ हमारे चैनल्स के मेंबर बढ़ाते चले जाइए। मुझे पता है कि आप लगातार कर रहे हैं ये काम, चैनल का रिस्पांस काफ़ी अच्छा, फिर भी आप लोगों से कहना तो बनता है यार, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। थैंक यू सो मच।